हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल ज्ञान। ये प्लेटफॉर्म पर हम आपको वेलकम करते हैं। ये प्लेटफॉर्म पर हम आपको क्विक लीगल सॉल्यूशंस देंगे इन रिस्पेक्ट टू डे प्रॉब्लम्स जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे वो है चेक बाउंस पे। गाइस, जैसे ही कभी भी हम लोग के साथ कुछ भी अनजस्टिस होता है, हमें लॉ से बहुत डर लगता है। हम लॉ को नहीं अप्रोच करना चाहते, हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। बट हाउएवर लॉ ही आपकी मदद कर सकता है। और ये सिचुएशन में आप फर्स्ट थिंग क्या करेंगे? आप फर्स्ट थिंग रिसर्च करेंगे अपने टॉपिक पे। और ड्यूरिंग रिसर्च आप इतना कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। फॉर दैट रीज़न हमने ये चैनल बनाया है। ये चैनल पे हम थरोली रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो कंबाइन करेंगे जो स्टेप टू स्टेप गाइडेंस होगा, एग्जैक्ट गाइडेंस कि आपको कैसे लॉ को अप्रोच करना चाहिए जिससे आपको जस्टिस बहुत इजीली और बहुत क्विकली मिलेगा। तो गाइस, ये एक फ्री लीगल गाइडेंस प्लेटफॉर्म है। तो इन रिटर्न बस हम ये चैनल पे आपको यही मांगते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फ्यूचर में वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहे। अभी हम चेक बाउंस पे डिस्कस करेंगे और हमारे एडवोकेट चिराग सोनेचा सर आपको ये टॉपिक पे पूरी जानकारी देंगे, स्टेप टू स्टेप गाइडेंस कि जब आपका चेक बाउंस होता है तो आपके पास क्या रेमेडीज होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट चिराग सोनेचा। लीगल ज्ञान इस फोरम पे आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है चेक बाउंस। चेक बाउंस यानी चेक डिसऑनर। जब कोई व्यक्ति आपको उसके खाते का चेक देता है और ये चेक जब आप बैंक में पेश करते हो और बैंक बोलती है कि ये चेक क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि जिन्होंने आपको उनके खाते का चेक दिया है उनके अकाउंट में सफिशेंट फंड्स नहीं है, ज़रूरत उतनी पूंजी नहीं है, या खाता बंद कर दिया है, या स्टॉप पेमेंट का बैंक को आदेश दिया है। तो ऐसे वक्त में ये चेक क्लियर नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या रेमेडीज़ रह जाती है, आप क्या क्या कर सकते हो, ये आज हम जानेंगे। दोस्तों, चेक जो है वो चेक पे लिखे गए डेट से आगे 3 महीने आप कभी भी चेक बैंक में प्रेजेंट कर सकते हो। ये चेक आप जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार आप बैंक में प्रेजेंट कर सकते हो, ये 3 महीने के अंदर। 3 महीने के बाद ये चेक इनवैलिड हो जाता है। सो एक बार आपने बैंक में चेक प्रेजेंट कर दिया और ये चेक डिसऑनर हो गया, उसके बाद आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सेक्शन 138 के तहत आप जिन्होंने आपको चेक दिया है उस पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। ये कंप्लेंट फाइल करते वक्त कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो ज़रूरी चीज़ें क्या है? पहले तो आपको जब बैंक आपको बोलती है कि ये चेक डिसऑनर हो गया है, तो ये कैसे बोलती है बैंक? वो आपको मेमो देते हैं। बैंक मेमो, रिटर्न मेमो के द्वारा आपको सूचित करती है कि ये चेक डिसऑनर हो गया है और उसका कारण XYZ है, फंड्स इनसफिशिएंट, अकाउंट क्लोज, XYZ कुछ भी रीज़न है, वो बैंक मेमो के द्वारा आपको इंटीमेट करती है, आपको सूचना देती है। जब ये मेमो आपको मिल गया, उस डेट से आगे 30 दिन के अंदर आपको डिमांड नोटिस देनी पड़ती है। जिन्होंने आपको चेक दिया है उनको आपने डिमांड नोटिस जारी करनी पड़ती है। ये डिमांड नोटिस में आप क्या लिखते हो कि 15 दिनों के अंदर मेरे को चेक में दिए गए रकम, चेक में जो रकम था वो मेरे को आप दे दो, वरना मैं आपके खिलाफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड नोटिस। ये डिमांड नोटिस मिलने के बाद अगर
सामने वाला जिनके खाते का चेक आपको दिया था, अगर वो इंसान आपको 15 दिनों में पैसा नहीं देता है या आपका कुछ देना लगता है, ऐसा वो इनकार करता है, तो वो 15 दिन ख़त्म होने के बाद आगे 30 दिनों के अंदर आप उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। दोस्तों, पहले जो 30 दिन थे वो बहुत महत्वपूर्ण 30 दिन है। बैंक ने जब आपको मेमो के द्वारा सूचित किया तो आपको आगे 30 दिन मिलते हैं डिमांड नोटिस सेंड करने के लिए। अगर ये 30 दिन ख़त्म हो जाते हैं और आप कुछ नहीं करते, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, तब फिर आपके पास एक ही विकल्प रह जाता है कि ये चेक फिर से बैंक में प्रेजेंट करो, वो बाउंस फिर से हो जाए तो उसके बाद फिर फ्रेश पीरियड चालू हो जाएगा। पर अगर चेक तब तक वैलिड नहीं रहा तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं रह जाती। फिर आपके पास रेमेडी रह जाती है कि आप सिविल केस रिकवरी ऑफ अमाउंट का फाइल करें। पर ये 15 दिन हो जाने के बाद जो 30 दिन का पीरियड है, जिस 30 दिन में आपको कंप्लेंट फाइल करना है, यदि उसमें कुछ देरी हो जाती है तो हाँ, आप ये डिले कोर्ट को विनंती करके कंडोन कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज कंडोनेशन ऑफ डिले। आप मजिस्ट्रेट को बोल सकते हो कि XYZ रीजंस के कारण मेरे से कंप्लेंट फाइल करने में डिले हो गया। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि हाँ, इन्होंने जो कारण दिया है वो उधर था और वो नहीं कर सकता, तो ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो डिले कंडोन कर देगा। एक बार आपकी कंप्लेंट फाइल हो गई, उसके बाद मजिस्ट्रेट आपका वेरिफिकेशन लेगा, और वेरिफिकेशन लेने के बाद अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो गया कि हाँ, ऐसा लगता है कि जिन्होंने आपको चेक दिया, जिनके खाते का चेक है, उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सेक्शन 138 के तहत ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कुछ ऑफेंस किया है, ऐसा प्राइमा फेसी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो समन्स जारी करेगी। वो समन्स यानी सामने वाले को नोटिस जारी करेगी कि आप मेरे कोर्ट में आओ और मेरे को जवाब चाहिए। तो मजिस्ट्रेट समन्स इशू करेगा। समन्स जारी होने के बाद जो एक्यूज पर्सन है, जो आरोपी है, जो जिन्होंने आपको चेक दिया था उनके अकाउंट का, वो अगर कोर्ट में नहीं आए तो वारंट निकलेगा। सो उनको आना ही पड़ेगा। तो एक बार आ गए तो कोर्ट उनको पूछेगा कि बताओ, आपको ये जो आपने चेक दिया है और उसको देना लगता है, ये आपको ऑफेंस आप कन्फेस करते हो कि नहीं करते? डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट? आपको ये जुर्म कबूल है कि नहीं कबूल? तो वो बोलता है कि नहीं कबूल। तो उधर उसको आने के बाद श्योरिटी देनी पड़ती है, कोर्ट में आने के बाद जामीन देना पड़ता है, जमानत देनी पड़ती है। यूजुअली 15,000 का जमानत रहता है। उसके बाद दोस्तों, एक बार उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं एग्री करता हूँ, कुछ मैं देना लगता हूँ, ये चेक ज़बरदस्ती उसने कुछ तो मिसयूज़ किया, नहीं तो ज़बरदस्ती मेरे पास से उठा ले गया और बैंक में डाला। अगर वो ऐसा बोलता है तो दोस्तों, अभी नया अमेंडमेंट आया है, उसके तहत आप कोर्ट को सेक्शन 143A के तहत आप इंटरिम कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। आप कोर्ट को बोल सकते हो कि मेरे को अभी थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मेरे को आप कुछ कॉम्पेंसेशन दो, मेरे पूरे पैसे ब्लॉक हो गए हैं, मेरे को कुछ तो इंटरिम कॉम्पेंसेशन दो। तो आपको सेक्शन 143A के तहत आपको अप टू 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक कोर्ट आपको वो आरोपी के सामने वाले के पास से देगा। कोर्ट बोलेगा कि सामने वाले को कि कोर्ट में ये पैसे डिपॉजिट करो अप टू 20%। वो 10% रह सकता है, वो 5% रह सकता है, या वो 20% रह सकता है, 20 से ज़्यादा नहीं। सो एक बार वो डिपॉजिट हो गया तो आप उधर से
कोर्ट को विनंती करके वो पैसा निकाल सकते हो। एक बार आपने ये पैसा निकाल लिया तो फिर केस चलेगा आगे केस में एविडेंसेस सबूत देकर कौन कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये सब कोर्ट कंक्लूजन की ओर पहुंचेगा। अगर फैसला आपके बाजू में लगता है तो उसको क्या सज़ा हो सकती है जिन्होंने आपको चेक दिया, तो वो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में लिखा है क्या सज़ा होगी। सज़ा है अप टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, 2 साल तक की जेल, या फिर फाइन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, जो चेक का अमाउंट था उसके 2 times, उसके ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक कॉम्पेंसेशन उसके पास से ले सकता है फाइन। एक तो जेल भेज सकता है 2 साल के 2 साल के लिए, या फिर और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक फाइन ले सकता है, या फिर दोनों कर सकता है। तो एक बार ये हो गया। अगर साबित नहीं हुआ, वो छूट गया, तो आप उसके पर अपील कर सकते हैं। फिर ये तो रहा अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आपने बैंक में पेश किया और वो डिसऑनर हो गया, तो सपोज आपके पास का चेक किसी ने मिसयूज़ किया और बैंक में डाल दिया, तो आपका चेक किसी ने मिसयूज़ करके बैंक में डाल दिया, तो आपके पास क्या रेमेडी रहेगी। पहला तो बैंक आपको मैसेज के द्वारा सूचना देगी कि ये ऐसा चेक बैंक में आ गया है, हम क्लियर करें कि नहीं करें। तब आप तुरंत बैंक को ये सूचित करें कि तुरंत स्टॉप पेमेंट करें, ये मेरा चेक किसी ने मिसयूज़ किया है, सो आप स्टॉप पेमेंट करें, ये मैंने नहीं दिया, तो आप स्टॉप पेमेंट करें। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो उसके बाद कि जब भी आपको डिमांड नोटिस कहीं आए एडवोकेट के द्वारा या पार्टी के द्वारा, तो उस डिमांड नोटिस को रिप्लाई देना ज़रूरी है। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो कोर्ट एडवर्स इन्फरेंस निकाल सकता है कि हाँ, आप क्यों चुप बैठे, आपके पास नोटिस था, आप क्यों चुप बैठे, आपने क्यों कुछ नहीं बोला, तो आपके खिलाफ एडवर्स इन्फरेंस निकाला जा सकता है। फिर आपने प्रॉम्प्ट रिप्लाई किया, फिर आप कोर्ट में जाकर आपका जो बोलना है वो कोर्ट के सामने जो सबूत है वो पेश कर सकते हो। ओके, तो ये था आज का चेक बाउंस के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या हमारे लीगल ज्ञान इस मेल आईडी पे भेज सकते हो। दोस्तों, लीगल ज्ञान को इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। नमस्कार, धन्यवाद।